नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस में। आज हम हमारे हिंदी व्याकरण के अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है अविकारी शब्द। अविकारी, आपको नाम से लग रहा अ प्लस विकारी, जिसमें विकार ना हो। मुख्यतः इसमें हम देखते हैं तो क्या आता है, क्रिया विशेषण अव्यय इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आती है, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। इन सभी चीज़ों को हम आज अध्ययन करेंगे। सुनिश्चित सफलता के लिए आप लोग ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो रीट, सीटेट, एलडीसी और बहुत सारे एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण को स्थान प्रदान किया गया है, सभी के लिए उपयोगी है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें, अर्थ को समझने का प्रयास करें। चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या है? अव्यय। अ और व्यय, यानी जिसका व्यय नहीं किया जा सके, यानी वो लिंग, वचन, कारक और काल किसी के अनुसार भी नहीं बदलते। और यही इसकी परिभाषा भी है कि वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल में से किसी एक के अनुसार भी नहीं बदलता, उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अब बात करें कि ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी मानी गई है, तो सामान्यतः मुख्य रूप से इसकी संख्या कितनी मानी गई है? 4। कौन से हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। समुच्चय अर्थात जोड़ना, संबंध एक दो वाक्यों के बीच में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणों के बीच में आपस में संबंध बताना, और विस्मयादि बोधक हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, इस प्रकार के भावों को प्रकट करने वाले। तो कितने हैं? 4। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। क्रिया विशेषण अव्यय, सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? क्रिया विशेषण अव्यय की। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, इससे पहले हम विशेषण पढ़ चुके हैं। विशेषण क्या था? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बता रहा था। अब क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया की विशेषता बता रहा है वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। और किस प्रकार से बताता है वो क्रिया की विशेषता? रीति, स्थान, परिमाण और काल के माध्यम से बताई जाती है। क्रिया किस प्रकार हो रही है, कैसे हो रही है, तो इन्हीं के बारे में हम बताते हैं, तो वही उसकी विशेषता है। तो क्रिया की विशेषता रीति, स्थान, परिमाण और काल के माध्यम से बताई जाती है। अतः क्रिया विशेषण के 4 भेद किए गए हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जैसे आप लोग देखते हैं कि धीरे धीरे चलता है, तो रीति अर्थात किस प्रकार कर रहा है, कैसे चलता है, धीरे धीरे। स्थानवाचक, किसी स्थान के बारे में बताना, जैसे कि यहाँ पढ़ रहा है तो स्थान के बारे में बताया ना इस शब्द ने, यहाँ। इसी प्रकार परिमाणवाचक, कम सोचता है, ज़्यादा सोचता है। कालवाचक, प्रातः, शाम, सायं, दोपहर, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो आएंगे कालवाचक में। एक एक करके हम इन सभी को पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सबसे पहला था कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति के माध्यम से क्रिया की विशेषता बताना। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि क्रिया विशेषण कौन सा है? तो हम क्रिया से जस्ट पहले क्या लगा लेंगे? कैसा अथवा कैसी। तो जो उत्तर हमें मिलता है वही क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे। जानता है, कैसे जानता है? परस्पर आपस में जानते होता है ना। मिल गया, तो कैसे मिल गया? अचानक मिल गया। आ गए, कैसे आ गए? अकस्मात आ गए। देख लिया, कैसे? भली भांति। इसी प्रकार शायद, सचमुच, निस्संदेह, अवश्य, वस्तुतः, ये सभी भी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सचमुच, वह अच्छा है, निस्संदेह है। तो इस प्रकार के जहाँ भी ये आपको वाक्य दिखाई देंगे ये क्या होंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान के माध्यम से क्रिया की विशेषता को बताना। उसमें हमने रीति के साथ हमने कैसे से प्रश्न किया, अब हम क्रिया के साथ प्रश्न कैसे करेंगे? कहाँ लगा करके। जो उत्तर मिलेगा वही होगा स्थानवाचक क्रिया
विशेषण। यहाँ आइए तो कहाँ आइए, यहाँ। वहाँ जाइए तो कहाँ जाइए, वहाँ। इधर आओ, कहाँ आओ, इधर। उधर जाओ, कहाँ जाओ, उधर। आगे खिसकिए, खिसकना क्रिया है, कहाँ खिसकिए, आगे। या आगे बढ़िए, बढ़ना क्रिया है। पीछे हटिए, हटना क्रिया है, तो कहाँ हटे, पीछे। इसी प्रकार ये ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र बाहर भीतर सभी क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं हम हमारे इसके तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार था। किसके आधार पर था, काल के आधार पर। काल अर्थात समय। समय या काल के माध्यम से क्रिया की विशेषता बताना। कैसे से प्रश्न करते हैं, तो रीति। कहाँ से प्रश्न करते हैं, तो क्या बना था, स्थान। कब से प्रश्न करेंगे तो क्या बनेगा, काल। तो वही क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और इसमें शब्द कौन से, प्रातः, साय, दोपहर, जो समय को दिखाने वाले शब्द होते हैं वही यहाँ पर आते हैं। सुबह, आज, कल, जब, तब, अभी, प्रतिदिन, लगातार, अभी अभी। वह प्रातः खेलता है, तो कब खेलता है, प्रातः। वह साय काल घूमने जाता है, कब घूमने जाता है, सायकाल। वह दोपहर में भोजन करता है, कब करता है, दोपहर। सुबह टहलने जाता है, कब जाता है, सुबह। तो आपको उत्तर मिल रहा है। शब्द कौन से हो गए, प्रातः, साय, दोपहर, सुबह, आज, कल, जब, तब, अब, प्रतिदिन, लगातार, अभी अभी। इस प्रकार के शब्द आते कालवाचक क्रिया विशेषण में। अगला और अंतिम है इसका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नाप तोल अथवा मात्रा के माध्यम से हम किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो अब नाप तोल के लिए हम क्या बोलेंगे, किसी से आप कोई सामान लेते तो पूछते हो ना कितना है, यानी उसने तोला है या नापा है उसे, तभी तो बता पाएगा कितना है। तो कितना और कितने लगाने के अगर क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आपने तोला कम था, ज़्यादा था, अधिक था, न्यून था, या फिर पर्याप्त था, बिल्कुल था, अत्यंत अधिक, थोड़ा, तनिक, सर्व था, लगभग, केवल, उतना, जितना। ये सभी क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार आगे अब क्रिया विशेषण हम पूरा पढ़ चुके। अव्यय के कितने भाग थे, 4। दूसरा पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का अन्य व्याकरणिक तथ्यों के साथ संबंध कराने वाले अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि के लिए, के वास्ते, के बिना, के ऊपर, से सुंदर, से मधुर, बढ़िया, के पास, के निमित्त आदि संबंध बोधक अव्यय होते हैं। इनकी क्या होती है, इन शब्दों में पहले विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, या और आगे है विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या है विभक्ति चिन्ह, वह आपके लिए यहाँ आया था। तो ये के लिए शब्द है ना, ये है संबंध बोधक अव्यय, जोड़ा है इसने। के वास्ते, पैसे कमाने के वास्ते लोग शहर गए थे। अब उस लोगों का शहर जाना किससे संबंध स्थापित कर रहा है, पैसे कमाने से। तो उस संबंध को दर्शाने वाला कौन सा शब्द है, के वास्ते। राधा के बिना श्याम अधूरे हैं। तो राधा और श्याम दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस अव्यय को हमने प्रयोग किया वो कौन सा है, बिना। अव्यय तो बिना है, के विभक्ति चिन्ह है, तो के बिना। से सुंदर, मोहन से सुंदर उस दुनिया में कोई भी नहीं है। वीणा से मधुर गान और किसी वाद्य यंत्र से नहीं निकल सकता। राम से बढ़िया मिठाई कोई नहीं बना सकता। वह पढ़ाई के निमित्त, निमित्त का अर्थ होता है कारण, मेरे पास आया था। या व्यवसाय के निमित्त शहर गया था। तो शहर जाने और इस व्यवसाय करने के संबंध को किसने दर्शाया है, इस निमित्त शब्द ने। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे अगला समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय अर्थात जोड़ना। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अन्य शब्दों के साथ तथा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने वाले, मिसप्रिंट हो चुका है, शब्द समुच्चय बोधक अव्यय
कहलाते हैं। ये शब्द कौन से होते हैं? लेकिन, किंतु, पर, मगर, परंतु, और, अथवा, अतः, इसलिए, चूंकि, वरन, तथापि, यद्यपि। ये शब्द अक्सर आप कहाँ पर देखते हैं? या तो दो संज्ञा शब्दों को जोड़ेंगे, दो सर्वनाम शब्दों को जोड़ेंगे, या फिर दो वाक्यों को जोड़ेंगे। वह बाजार गया था परंतु वापस नहीं आया। राम और श्याम घर चले गए। सीता और गीता नृत्य सीखने चली गई। यद्यपि वह पास हो जाता, यदि वह पढ़ाई कर लेता। मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊं, इसलिए यह ज़रूरी है कि तुम बाजार से फल लेकर के आओ। तो इस प्रकार किसी प्रकार के दो शब्दों को, दो वाक्यों को जो शब्द आपस में जोड़ते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द में भी कौन सा? समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बाद है अंतिम हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय अर्थात हर्ष, शोक, घृणा। हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार, चेतावनी, प्रशंसा आदि प्रकार के भावों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे कि इसका निशान होता ही है, इसका विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसे इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि विस्मय, वाह। हर्ष होता हो तो हम अरे लगाते हैं, हे, अरे। शोक होता है तो हाय, उफ। घृणा में हम छी का प्रयोग करते हैं। तिरस्कार में हम धिक का प्रयोग करते हैं, थिक। तेरे जैसा इंसान इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था, यानी तिरस्कार किया है उसका। चेतावनी, सावधान, आगे से ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रशंसा करते तो शाबाश। ये शब्द बोलने के बाद हम जहाँ पर भी इसके आगे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगता है तो हम रुक जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। शाबाश, बहुत अच्छा काम तुमने किया है, वाह। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे तुम तो बड़े होशियार निकले। तो इस प्रकार ये शब्द होते ये क्या है? अब ये है क्या? अगर विस्मयादि बोधक अव्यय है तो इसके लिए ये संज्ञा और सर्वनाम से पहले हमेशा प्रयुक्त होते हैं। जैसे अरे तुम पास हो गए, तो तुम यहाँ पर क्या था? सर्वनाम। और ये किससे पहले प्रयुक्त होता है? संज्ञा और सर्वनाम से पहले, तो अरे। धिक, तुम्हारा तो इस दुनिया में होना ही बेकार है, तो तुम्हारा शब्द यहाँ पर क्या है? सर्वनाम। शाबाश मोहन, तो मोहन क्या है? संज्ञा। इस प्रकार ये संज्ञा और सर्वनाम से पहले ही प्रयुक्त होते हैं। अब एक छोटी सी पहचान आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कारक, विस्मयादि बोध कारक में भी विस्मयादि बोधक कारक होता है, 8वां और अंतिम कारक। जैसे आप देखते हो कि अरे मोहन तुम कब आए, तो यदि इस अरे के बाद ही एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है, निशान लगा हुआ है, तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय है। और यदि यही निशान अरे मोहन अर्थात इस संज्ञा के बाद लगे तो वो संबोधन कारक में आता है। संबोधन कारक में हे, अरे, इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं हम। हे मोहन, तो अगर मोहन के बाद लग रहा है तो क्या होगा? संबोधन कारक। ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण जो आपकी गलती को बचा सकती है। अक्सर विद्यार्थी इस पर ध्यान नहीं देते, आप अवश्य ध्यान दें। विस्मयादि बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक कारक में फ़र्क कहाँ होता है? यदि संज्ञा से पहले विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो तो वो क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। और संज्ञा के साथ लगा हो संज्ञा के आगे तो फिर वो है संबोधन कारक। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसके अलावा एक चीज़ और आती है जो भी हम आज देख लेते हैं, वो क्या है? निपात। निपात का शाब्दिक अर्थ है अवधारक चिन्ह। ये मूल रूप से अव्यय है लेकिन ये अव्यय की श्रेणी में नहीं आता है। प्रयोग कहाँ होता है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी शब्द पर जोर देने और उसकी अस्वीकृति का भाव प्रकट करने, किसी के बारे में प्रश्न करने के लिए निपात की आवश्यकता महसूस होती है। यानी अगर आप बात किसी को कह रहे हैं तो उस पर अगर जोर देना है ताकि उस पर ध्यान दे सामने वाला, तो आप निपात का प्रयोग करेंगे। किसी से प्रश्न कर रहे हैं तो आप निपात का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए इसकी, या फिर अस्वीकृति का भाव प्रकट कर रहे हैं तो इसकी आवश्यकता महसूस हुई। ये भी अव्यय के समान ही है। ये भी लिंग वचन रूप कारक काल के अनुसार नहीं बदलते, इसलिए अव्यय है। लेकिन अव्यय होते हुए भी अव्यय की श्रेणी में इन्हें नहीं रखा है, नाम दिया है इन्हें अलग से निपात। कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से निपात कौन सा है, तो आप देखिए इनकी संख्या मानी गई है कितनी? 11। अब शब्द में हम देख लेते हैं, आपको पता लग जाएगा निपात क्या है। यह है काम तो,
एक बच्चा भी कर सकता है। मुझे ही क्यों परेशान करते हो? तो स्वयं पर जोर देने के लिए आपने देखा, बात तक नहीं की, फ़ोन तक नहीं उठाया, यानी एक तिरस्कार की भावना थी। रुपया मात्र जीवन का आधार नहीं है। तो ये जो मात्र, तक, भी, तो, ही, इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं? निपात होते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपसे सभी से अनुरोध है कि चैनल के साथ जुड़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस शैक्षिक कड़ी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए तो इस प्रकार की वीडियो रामबाण साबित होते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सर्वोत्तम हिंदी क्लासेज आप लोगों की सफलता के लिए इसी प्रकार कटिबद्ध है और आगे भी रहेगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।